नमस्कार बच्चों, एक्सलेंट क्लासेस नैनी जो के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पहला वीडियो हम लोगों ने कल जो आप लोगों के लिए किया था, आज हम लोग आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास के सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा सेकेंड क्लास है, इसकी ऑब्जेक्टिव की शुरुआत आज हम लोग कर रहे हैं। आज भी 10 क्वेश्चन हम लोग रखे हैं। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पतले शीट, एक पतला शीट है, क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। किसी पतले शीट जिसका पृष्ठीय विद्युत आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा बराबर 2×10⁻17 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पतला शीट है। चलिए समझते हैं इसको। ये हमारा पतला शीट है, पतला शीट है, और इस पतले शीट का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है अर्थात सिग्मा, सिग्मा का मान कितना, 2×10⁻17 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो इस शीट का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया गया है 2×10⁻17। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस पृष्ठ से ध्यान देना 5 mm की दूरी पर, अर्थात इस पृष्ठ से 5 mm दूरी पर, जैसे यह पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से 5 mm की दूरी पर ही हमारा बिंदु ए है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र होगा जो शीट से 5 mm की दूरी पर है, अर्थात इस शीट से 5 mm की दूरी पर एक बिंदु ए है और वहां पर हमको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो शीट के कारण जो तीव्रता का व्यंजक होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा 2ε0, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला का हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करके इसको निकालेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि भाई सर, इस शीट से 5 mm की जो दूरी बता रहा है, इस दूरी का क्या मतलब है। तो ध्यान देना, शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक होता है, शीट के कारण या फिर आवेश की पतली चादर के कारण जो तीव्रता का व्यंजक होता है, उस व्यंजक में आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर समझा होगा कि उस स्थिति में जो तीव्रता है यह दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो यह कितनी दूरी पर है, 5 mm की दूरी पर है, 10 mm की दूरी पर है, या फिर 15 mm की दूरी पर है, दूरी से कोई मतलब नहीं है, दूरी पर निर्भर नहीं करती। तो तीव्रता कितना होगा, ई का मान क्या होगा, सिग्मा बटा 2ε0। चलिए बनाते हैं इसको। तो ई बराबर सिग्मा का मान 2×10⁻17 2ε0 टू ε0 का मान 8.854 गुणे 10⁻−12। तो सारा मान हमने रखा, हल करते हैं इसको। 2 से तो हमारा क्या हो गया, कट गया, और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 1.854 इंटू 10⁻17 और -12 ऊपर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा +12। अब इसको हल करने पर क्या होगा, इसको हल करने पर 1 में जब हम इससे भाग लगाते हैं तो हमारा जो भागफल है यह लगभग 0.112 आएगा, और यह पावर देखिए 17 और 12, ये हमारा हो गया 29 हो गया। तो ये हमारा होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। तो हम चेक करते हैं कि क्या इतना मान ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास। देखिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें कहीं भी किसी भी ऑप्शन के मान में जो हमारा घात है वो घात में 29 नहीं है, कितना है, 28 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस मान को हम लोग सबसे पहले 28 में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा ई का मान है अभी 0.112 10⁻29। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा दशमलव है, दशमलव को हम दाहिने साइड में, राइट साइड में एक अंक भगाएंगे, एक अंक लेकर के जाएंगे। तो ले जाने से क्या होता है कि जब हम दशमलव को दाहिने साइड में लेके जाते हैं उस स्थिति में जो हमारा घात है वह घात का मान कम होता है, घटता है।
जितना अंक आगे ले जाएंगे दाहिने साइड में उतना अंक क्या होगा, कम होगा। तो चलिए ई का मान हो जाएगा हमारा 1.12 गुणे 10 के पावर के कम कर देंगे तो हो जाएगा 18। तो क्या यह ऑप्शन में मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए बिल्कुल मिल रहा है। ये ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो फिर कौन बेहतर होगा। तो समझिए अब देखिए ध्यान देना है कि हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो थोड़ा मात्रक पर ध्यान देना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति कूलम, या फिर इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर तो दिया नहीं है, कौन सा मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। तो देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारी जो पहला नंबर है, पहला में है कूलम प्रति मीटर, अर्थात पहले नंबर के क्वेश्चन में हमारा मान तो ठीक दिया है, लेकिन जो हमारा मात्रक है यह मात्रक क्या है, गलत है, तो ये ऑप्शन तो होगा। अब दूसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन में देखिए दोनों ऑप्शन सेम, अर्थात 1.12 गुणे 10 के पावर 28 न्यूटन पर कूलम, इसमें भी 1.12 गुणे 10 के पावर 28 न्यूटन पर कूलम। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा बी और सी दोनों ही ऑप्शन क्या है भाई, सही। बी भी है और सी भी सही है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि भाई बी पर यदि हम सही करें तो बी भी हो जाएगा, सी करें तो सी भी हो जाएगा, या फिर बी एंड सी बोले तो वो भी हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली हमारा जो पहले वाला ऑप्शन होता है उसी को आंसर माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन पहले ऑप्शन क्या है भाई, बी नंबर है, अर्थात हमारा जो ऑप्शन है जाएगा वो हो जाएगा ये बी नंबर या फिर सी नंबर, कोई भी आप समझ सकते हैं, हमको बस केवल आंसर से मतलब है, आंसर हमारा ये आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फिर से कमेंट करके पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई कि विद्युत विभव बराबर है, अर्थात विद्युत विभव बराबर है, हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्यू बटा डब्ल्यू, दूसरा ऑप्शन डब्ल्यू बटा क्यू, तीसरा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू क्यू और डी नंबर रूट अंडर डब्ल्यू इंटू क्यू। यहाँ पर डब्ल्यू का अर्थ है कार्य वर्क और जो क्यू है क्यू का अर्थ है अर्घ। तो विभव होता क्या है, तो विभव एकांक धनावेश को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को विभव कहते हैं। और जब इस परिभाषा से हम इसको फॉर्मूले के रूप में रूपांतरित करते हैं तो हमारा कार्य का विभव का जो फॉर्मूला होता है वो विभव बराबर हो जाएगा कार्य बटा में आगे। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है, v बराबर पूछ रहा है w बटा में टी, अर्थात ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई हमारा, ये देखो v नंबर w बटा में। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या पूछ रहा है, एक आवेश 20 कूलम के, एक आवेश 20 कूलम के। तो भाई आवेश का यहाँ पे परिमाण दे दिया है, आवेश बोल रहा है कि क्यू का जो मान है वो कितना है, 20 कूलम है। 2 सेंटीमीटर गति करने में कितना, 2 सेंटीमीटर गति करने में 2 जूल का कार्य हो रहा है। W बराबर कितना है भाई, 2 जूल है। तो पूछ रहा है कि विभवांतर का मान होगा, विभवांतर का मान क्या होगा। तो विभवांतर V बराबर विभव का अंतर विभवांतर होता है, तो V बराबर W बटा में Q। यहाँ पे हमारा W क्या है भाई, तो W है हमारा 2, W 2 है और आवेश कितना है भाई D। इसको हल करो, ये हमारा हो जाएगा 1 बटा 10 जूल, अर्थात इसको हम लोग दशमलव में चेंज करें तो 0.1 वोल्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये ऑप्शन होगा 0.1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच का कोण होता है। और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वह विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के लंबवत ही क्या होती है, निर्गत होती है। कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी पृष्ठ के लंबवत क्या होती है, निर्गत होती है। जैसे कि आपको समझिए, जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, तो ये बोर्ड क्या है, एक तरफ से पृष्ठ है,
यदि इस बोर्ड को समविभव पृष्ठ माना जाए तो विद्युत क्षेत्र जो हमारी रेखाएं होगी इस बोर्ड के लंबवत कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में क्या होगी, निर्गत होगी। तो यदि विद्युत क्षेत्र रेखा इस डायरेक्शन में निर्गत हो रही है तब बोर्ड पृष्ठ समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारा कौन सा होगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होगा, जो विद्युत क्षेत्र होगा हमेशा कितने डिग्री का होगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना है। क्या पूछ रहा है कि संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। तो कोई भी संधारित्र हो, संधारित्र के लिए जो विद्युत ऊर्जा का मान होता है वह कितना होता है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को व्यंजक के रूप में भी निकाला होगा कि संधारित्र की ऊर्जा का जो व्यंजक होता है वो होता है हाफ Cv स्क्वायर। तो ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाफ Qv, दूसरा ऑप्शन हाफ Cv स्क्वायर और तीसरा ऑप्शन हाफ Qv स्क्वायर बाई C और तीसरा है उपरोक्त सभी। तो हम चेक करके देखते हैं, ये हमारा ध्यान देना यहाँ पे डी ऑप्शन भी दे रहा है सभी, तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या सभी हो सकता है या फिर केवल यही होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन तो हमको सीधा सीधा याद है व्यंजक से e बराबर हाफ Cv स्क्वायर, यह तो होगा ही। अब थोड़ा चेक करते हैं कि ये और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए इस फॉर्मूला को यदि हम ऐसे लिखे q बराबर हाफ Cv स्क्वायर है तो Cv इंटू डी लिख करते हैं, बी स्क्वायर को बी इंटू बी करते हैं। अब चूंकि आप लोग पढ़े होंगे कि Q इक्वल टू क्या होता है, Cv होता है, तो यहां से Q बराबर हाफ या जो Cv है Cv के जगह पे हम Q निकलते हैं Q इंटू V। तो देखिए ये वाला ऑप्शन भी हमारे पास है, ए नंबर वाला। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊर्जा होगी, ऊर्जा का फॉर्मूला तो हो गया ये पहला वाला हाफ Cv स्क्वायर और ये हमारे यह भी आ गया हाफ V। तो 2 ऑप्शन तो मिल गए। अब देखते हैं कि जो तीसरा ऑप्शन है तीसरा मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो इसी फॉर्मूले से आगे देखो, जो हमारा ये Q इक्वल टू Cv है, Q इक्वल टू क्या है Cv, तो B का मान क्या होगा यहाँ पे Q बाई C। तो इस B का मान Q इक्वल टू हाफ Cv स्क्वायर में हाफ Cv स्क्वायर, V का मान यदि हम यहां से रखे तो Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, एक C से एक C कट गया, तो Q बराबर हमारा हो गया हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो देखिए हमारे पास ये तीसरा ऑप्शन भी हो गया। तो कुल मिला के संधारित्र द्वारा संग्रहित विद्युत ऊर्जा का जो मान है कितना होगा भाई, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, सेकेंड नंबर भी हो जाएगा, थर्ड नंबर भी हो जाएगा, अर्थात एकदम हम क्या रखेंगे डी नंबर, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि दो आवेशों जिसका परिमाण क्या है समान, दो आवेश है, दोनों आवेशों का परिमाण समान है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तथा एक बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट हम इतना करेंगे, इसके बाद आगे वाला पार्ट को हम लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 आवेश है। चलिए यहाँ पर ये बिंदु ए हो गया, इस बिंदु ए से r दूरी पर एक बिंदु बी हो गया, और ध्यान देना 2 आवेश जिसका परिमाण समान है। यहाँ पर यदि मान लेते हैं Q आवेश है तो यहाँ पर भी आवेश क्या होगा Q, इनके बीच की दूरी स्मॉल r नहीं कैपिटल R दिया है, चलिए कैपिटल R, और लगने वाला बल कितना है F। तो F का मान कूलम के नियम से K इंटू Q1 इंटू Q2 होता है। तो Q1 का मान Q है और Q2 का भी मान Q है बाई आर स्क्वायर। एफ बराबर ए क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये हमारा ध्यान देना, ये हमारा लगने वाला फॉर्मूला। तो अभी हमने यहां तक पाठ किया कि भाई 2 आवेश जिसका परिमाण समान है, r दूरी पर स्थित है तथा एक बल एक दूसरे पर आरोपित
करते हैं तो F बल का मान आ गया हमारा F बराबर Q²/R²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से यहां से क्या बोल रहा है, यदि आवेशों को आधा कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, तब जो हमारा जो नया बल लगेगा उसका मान क्या होगा। तो आवेश को आधा और दूरी को दुगना करने पर मान लेते हैं कि हमारा जो नया बल है वह नया बल हो गया हमारा F डैश। तो F डैश का मान क्या होगा, तो फिर से फॉर्मूला वही होगा कि ध्यान देना आवेश को आधा करना है तो आवेश हो गया हमारा Q/2। फिर से दूसरे आवेश को भी Q/2, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है आवेशों का आधा, तो एक नहीं दोनों को करना पड़ेगा। और दूरी को दुगना, तो दूरी को हम लोग कर देंगे 2r, दुगना कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं तो हमारा F डैश क्या होगा, 2 में गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, K Q इंटू Q² और ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी के 4r²। तो F डैश बराबर K Q²/4 इंटू 4r²/1। तो F डैश बराबर K Q²/4 गुणे 1/4r², अर्थात F डैश बराबर 4×4 गुणे K Q²/r²। F डैश बराबर, ये किसका मान है भाई, F का, तो 1/4 गुणे F, ये मान आ गया हमारा F डैश बराबर F/4। कौन सा ऑप्शन होगा जी, देखिए डी नंबर F/4। तो डी आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए एक बार 2 बार इसको देखना, रिपीट करना, ताकि समझ में आ जाए बढ़िया से। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करना, पूछना। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट किसका मात्रक है भाई, विभव का। तो विभव बराबर कार्य बटा में आवेश, तो विभव हमारा हो गया, चलिए यहां से कार्य का W, आवेश का Q। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। तो अर्थात 1 जूल बटा 1 कूलम, इसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर होगा हमारा 1 जूल बटा 1 कूलम। ऑप्शन 3 नंबर होगा। तो ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन हो गया और 3 क्वेश्चन है, 8, 9 और 10। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 8 नंबर, समझने का प्रयास कीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि परावैद्युत माध्यम का सीधी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच रखने पर उसकी धारिता में क्या परिवर्तन होता है, धारिता उसकी बढ़ती है, धारिता घटती है, या फिर धारिता अपरिवर्तित रहती है, या फिर धारिता शून्य हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, समझना है। क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई कि यदि परावैद्युत माध्यम का सीधी संधारित्र के, तो चलिए एक संधारित्र ले लेते हैं हम, समांतर पट्टिका संधारित्र की बात करते हैं। ये हमारा समांतर पट्टिका संधारित्र है, इसके एक पट्टी पर धन आवेश और दूसरे पट्टी पर ऋण आवेश है। ये हमारा समांतर पट्टिका संधारित्र है। इस समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच का जो माध्यम है, दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो माध्यम है, ये मानते हैं कि हवा या फिर निर्वात। तो हवा या निर्वात की स्थिति में समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है, वह धारिता का मान कितना होता है, तो धारिता का मान हो जाएगा C बराबर A/0 बटा में D। डी क्या है भाई, तो दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी है,
एक क्या है, तो समांतर पट्टिका का जो क्षेत्रफल है वह ये होता है। और एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट ये दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता है। तो अभी यह मानते हैं कि दोनों पट्टिकाओं के बीच का जो माध्यम है वो हवा या निर्वात है, तो हवा या निर्वात के लिए जो विद्युतशीलता का मान होगा वह एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सी बराबर क्या फॉर्मूला हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी, ये नॉर्मल फॉर्मूला होगा। अब इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, कह रहा है भाई कि हवा या निर्वात के लिए तो इतना होता ही है, हमको धारिता इसकी तब बताइए जब दोनों पट्टिकाओं के बीच में हवा या निर्वात न हो, उसकी जगह पे कोई परावैद्युत माध्यम का सिल्ली, जैसे मान लो ये कोई बर्फ हो गया या फिर कोई भी हो सकता है, तो किसी भी परावैद्युत माध्यम का कोई एक सिल्ली जो है इन दोनों पट्टिकाओं के बीच में रखा गया है, उस स्थिति में इसकी धारिता क्या होगी वह बताइए। तो चलिए, जो परावैद्युत माध्यम है, परावैद्युत माध्यम, तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता मान लेते हैं एप्सिलॉन है कि भाई परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है। तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, इसकी धारिता टी डैश बराबर, टी डैश मानते हैं ए एप्सिलॉन बटा में डी, अर्थात यह विद्युतशीलता है कब, जब दोनों पट्टिकाओं के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम हो तब। यदि जब दोनों पट्टिकाओं के बीच में हवा या निर्वात होता है तब विद्युतशीलता ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, लेकिन परावैद्युत माध्यम है यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट बटा ए एप्सिलॉन बटा में डी। अब चूंकि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, इसलिए टी डैश बराबर क्या हो जाएगा, टी डैश बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन का मान डालिए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बटा में टी हो गया। ये नई धारिता हमारी हो गई, अर्थात जब बीच में परावैद्युत माध्यम हो तब की। तो अब समझिए, इसको हम लोग टी डैश बराबर, इसको हम लोग इस तरह से ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी गुणे एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। और ध्यान देना सी डैश बराबर ये वाला जो मान है हमारा क्या हो गया, सी का मान है, तो सी गुणे एप्सिलॉन आर, अर्थात ये जो हमारी नई धारिता होगी, ये जो हमारा नई धारिता होगी, ये नई धारिता, ये जो हमारी नई धारिता है वह पहले वाली धारिता से एप्सिलॉन आर गुनी होगी, अर्थात नई धारिता पहले वाली धारिता से क्या होगी, एप्सिलॉन आर गुनी होगी। तो अब सारा जो धारिता का मान है, नई धारिता का मान है, यह निर्भर कर रहा है किस पर, एप्सिलॉन आर पर। तो यहाँ पे समझने वाला एक बात है कि यदि एप्सिलॉन आर का मान ऋणात्मक हो जाए तब तो सी डैश का मान कम हो जाएगा, अर्थात धारिता इसकी घट जाएगी। एप्सिलॉन आर का मान यदि ऋणात्मक नहीं हो, एक से कम हो जाए, फिर भी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन एप्सिलॉन आर जो है यह आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, और आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कभी भी ऋणात्मक या फिर एक से कम नहीं होता है। एप्सिलॉन आर विद्युतशीलता का मान सबसे जो न्यूनतम होता है वह हवा या निर्वात के लिए एक होता है। बाकी आप किसी भी प्रकार का माध्यम लीजिए, उस माध्यम की जो विद्युतशीलता होगा, अपेक्षित विद्युतशीलता होगी, एप्सिलॉन आर का जो मान होगा वह हमेशा इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। इस स्थिति, इस कारण यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो एप्सिलॉन आर का मान होगा, यदि एप्सिलॉन आर का मान 1 हो, तो एक कब होगा, हवा या निर्वात के लिए। तो हवा या निर्वात के लिए यदि 1 हो तब तो हमारा सी डैश किससे बराबर हो जाएगा, सी से, अर्थात सी इतना है ए नॉट बटा में डी, और सी डैश भी हमारा यही होगा, दोनों समान हो जाएगा हवा या निर्वात हो तब। लेकिन यदि कोई दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम वाला केस में जो हमारा एप्सिलॉन आर है वो बड़ा होगा किससे, 1 से। तो जब एप्सिलॉन आर बड़ा हो गया 1 से, उस स्थिति में सी डैश भी जो है वह बड़ा हो जाएगा किससे, सी से। अर्थात इस व्यंजक से क्या आपको समझ में आ रहा है
इंटेंजेंट ये बात समझ में आ रही है कि भाई यदि बीच में कोई भी परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, इसको बस याद कर लेना है, समझना है, और समझने के साथ साथ एक बात बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, यदि हवा या निर्वात हो तो विद्युत धारिता इतनी होती है, और हवा या निर्वात के जगह पे कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए तो हमारी जो विद्युतशीलता है वह बढ़ जाती है, धारिता जो है वह बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है भाई? तो एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अर्थात धारिता जो है वह बढ़ती है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन हो, जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन था, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह, खाने का हम प्रयास किए हैं। आप लोगों को यदि समझ में आ गया हो तो बढ़िया हो, यदि नहीं समझ में आए तो फिर से आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि इसी तरह हमारा ऑब्जेक्टिव का बैच लगातार चलता रहेगा। तो आज कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसका कल कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर थोड़ा नाम बता दीजिएगा बढ़िया से कि सर डे 2 का क्लास है, तो जो सेकेंड एपिसोड का जो क्लास हुआ था उसमें इतना नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। तो जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको हम लोग फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समान विभव क्षेत्र में यदि विभव क्षेत्र क्या हो, विभव क्या हो, एक समान हो, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर विभव क्या है? एक समान है। तो एक समान विभव क्षेत्र में क्या हो सकता है? विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो सकता है? तो विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र अनंत होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जहां कहीं भी किसी भी पृष्ठ पर यदि विभव एक समान हो, तो जहां विभव एक समान होता है उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र हमारा क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र वहीं पर हो सकता है जहां पर विभवांतर हो, जहां कहीं उच्च विभव हो, दूसरी पॉइंट पर निम्न विभव हो, अर्थात विभवांतर हो। तो विभवांतर, जहां पर विभवांतर होता है वहीं पर विद्युत क्षेत्र होता है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। तो विभवांतर होना चाहिए तभी विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, उच्च विभव से निम्न विभव को। अब विभवांतर ही नहीं है, हर जगह विभव समान है, तो विभव समान है तो विभवांतर शून्य है, विभवांतर होगा ही नहीं। तो जब विभवांतर ही नहीं होगा, समान विभव हो गया, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र नहीं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम क्लास को ओवर करेंगे, और बस इसी टाइम पर फिर से ऑब्जेक्टिव का हम क्लास लेकर आएंगे। तो जुड़े रहना है, पढ़ते रहना है, तैयारी करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत आवेश Q, ध्यान देना, एक विद्युत आवेश है हमारे पास Q, एक विद्युत आवेश Q एक घन के केंद्र पर रखा है जिसकी भुजा A है। अब घन के सतह से, घन की एक सतह से, ध्यान देना, घन की एक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो चलिए हम यहाँ पर एक घन बना लेते हैं, एक घन हम बना लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। एक घन है और घन के इस केंद्र पर, घन के इस केंद्र पर एक आवेश यहां पर रखा गया है Q। ठीक है, तो घन है, घन के केंद्र पर एक आवेश Q है। इस घन से सबसे पहले इस घन से निर्गत होने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकालेंगे। तो देखिए जो घन होता है वह घन में कुल 6 सतहें होती है, और घन के 6 सतह का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल क्या होता है? समान होता है। क्यों? क्योंकि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है, जिसके कारण घन के 6 सतह का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल भी क्या होता है? समान होता है। और यदि कोई आवेश घन के अंदर है, किसी केंद्र पर है, घन के अंदर है, तो अब यहाँ पर जो घन है चारों तरफ से बंद है, एक बंद पृष्ठ हो गया, और बंद पृष्ठ से यदि फ्लक्स का हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है, तो हम लोग गॉस के प्रमेय का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। गॉस का प्रमेय क्या कहता है भाई? कि कोई भी बंद सतह हो, कोई भी बंद पृष्ठ हो,
उस पृष्ठ से निर्गत होने वाला जो विद्युत फ्लक्स होता है वह कुल आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात इस बात को यदि फॉर्मूला में लिखा जाए तो हमारा जो फाई होगा, फाई बराबर कुल आवेशों का योग, यहाँ पे कुल आवेश क्यू है और कुल आवेशों का ε0 गुना हो गया। ठीक है, तो इस घन से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो गया? फाई बराबर क्यू बटा ε0। ध्यान देना, घन से निर्गत फ्लक्स का मान है। तो घन में कितनी सतह होती है? 6 सतह। 6 सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक सतह से। तो भाई 6 सतह से जब इतना फ्लक्स निर्गत हो रहा है तो एक सतह से कितना फ्लक्स निर्गत होगा? तो 6 से क्या कर देंगे हम? भाग देंगे। अर्थात फाई बराबर क्यू बटा 6ε0। यह एक सतह से निर्गत फ्लक्स है। यदि 2 सतह से कहा जाए तो एक सतह का हो गया, अब इसी में 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे तो 2 सतह का आ जाएगा। 3 सतह से पूछा जाए तो 3 से गुणा कर देंगे। 4 सतह से पूछा जाए 4 से गुणा कर देंगे। किसी जितने सतह से पूछा जाए उतने सतह से निर्गत होने वाले फ्लक्स की हम गणना कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। तो ठीक है, चलिए आज का बैच हमारा जो ऑब्जेक्टिव का है फिजिक्स का क्लास, आज दूसरा क्लास है फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव का। आज का बैच ओवर होता है। तो कुल आज हम लोगों ने 10 ऑब्जेक्टिव किया, 10 कल किए। कुल अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में 20 ऑब्जेक्टिव लगा चुके हैं। अब इसी प्रकार कल भी हम लोग एक और 10 क्वेश्चन का सेट लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव का, उसको भी करेंगे। तो बस आप सभी लोगों से एक प्रार्थना है, एक निवेदन है कि आप इसी तरह हमारे चैनल का सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए, ताकि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि अब हमारा मई महीना चल रहा है, आने वाले कुछ महीनों में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से हो सके। क्योंकि हमको टारगेट लेकर चलना है कि इस बार के एग्जाम में, इंटर एग्जाम में 220 में 220 ऑब्जेक्टिव करके आना है। तो जुड़े रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो में।